मिडिल ईस्ट में तनाव कब खत्म होगा? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। इजराइल के मुताबिक वह भुक्तभोगी है, यानी कि उसके आस पड़ोस वाले उसे बेवजह परेशान करते रहते हैं। बावजूद उसके क्या तनाव खत्म हो सकता है? इसका जवाब कुछ ऐसे है। अगर गाजा में हमास हथियार डाल दे तो लड़ाई खत्म। लेबनान में हिजबुल्ला उकसाने वाला काम न करे तो लड़ाई खत्म। लेकिन मिलियन डॉलर का सवाल यही है कि क्या हमास खुद पर नकेल कसेगा? क्या हिजबुल्ला उकसाने वाला काम नहीं करेगा? इन सब के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जब यूएन असेंबली में अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक तरफ सीरिया, इराक और ईरान का नाम था और उसके ऊपर द कर्स लिखा था, यानी ये तीनों देश अभिशाप हैं। दूसरी तरफ मिस्र, सूडान और सऊदी अरब का जिक्र था, जिसे वो द ब्लेसिंग यानी वरदान कहते हैं। अब इस तरह के बयान की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इसे इस तस्वीर से समझिए। स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है वो हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह की है। हालांकि इसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। इसके साथ ही इजराइल का यह भी कहना है कि टू बी कंटिन्यूड, यानी आने वाले समय में हिजबुल्ला के खिलाफ वो अपनी लड़ाई को और तेज करने वाला है। इन सब के बीच हम आपको बताएंगे कि सीरिया, इराक और ईरान को बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अभिशाप क्यों मानती है। अब यह सामान्य सी धारणा है कि यदि आपका कोई नुकसान करे तो वो आपका दुश्मन है और आपके दुश्मन को मदद करने वाला उससे भी बड़ा दुश्मन। यह तो सबको पता है कि फिलिस्तीन को लेकर इजराइल का नज़रिया क्या है। हमास जैसे संगठन ने जब इजराइल के खिलाफ पिछले साल 7 अक्टूबर को सीधी लड़ाई छेड़ दी तो जाहिर सी बात थी कि इजरायली फोर्स की तरफ से प्रतिक्रिया आती। इजराइल का स्पष्ट मानना है कि हमास की इतनी ताकत नहीं है और वो कहीं न कहीं से ऑक्सीजन पा रहा है और ये ऑक्सीजन ईरान, इराक और सीरिया से मिल रहा है। नेतन्याहू के इस दावे को हिजबुल्ला और यमन का हूती संगठन भी पुष्ट करता है। हिजबुल्ला के लड़ाके फिलिस्तीन के गाजा में हमास को लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ दूसरी सुविधाएं मुहैया कराते रहे हैं। लेबनान में जब पेजर और वॉकी टाकी धमाका हुआ तो उसके बाद से ही हिजबुल्ला के लड़ाके कहने लगे कि वो अपनी तरफ से आक्रामक अंदाज में जवाब देंगे और उसकी हाँ में हाँ ईरान मिलाया। आज की तारीख में सीरिया या इराक की तरफ से सीधे सीधे हमास या हिजबुल्ला को समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन बात यह भी है कि वो चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में ईरान, इराक और सीरिया इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब सूडान, मिस्र और सऊदी अरब भी सीरिया, ईरान और इराक की तरह इस्लामी देश हैं, लेकिन इजराइल को इन मुल्कों से परेशानी नहीं है। अब यह दिमाग को हिलाने वाली बात है कि कुछ से बैर तो कुछ से मोहब्बत क्यों। इसका भी सामान्य तर्कशास्त्र के जरिए जवाब हाजिर है। जब तक आप किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए या आपको कोई नुकसान न पहुंचाए या अहित न करे तो वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो मिस्र, सूडान अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से हैं और इजराइल के लिए वो संभाव वाला नज़रिया पेश करते रहे हैं और पेश भी करते हैं। मिस्र कुछ मामले में अपवाद रहा है। सिनाई को लेकर इजराइल से टक्कर हुई थी, लेकिन उसके बाद से किसी तरह का तनाव नहीं हुआ। जहां तक सऊदी अरब की बात है तो पंथ के स्तर पर ये ईरान और इराक से अलग है। सऊदी अरब जहां सुन्नी बहुल है, वहीं इराक और ईरान में शिया पंथ को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। इसके अलावा इराक और ईरान के पास तेल का भंडार है, जिसे सऊदी अरब खुद के लिए आर्थिक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखता है, यानी कि दुश्मन के तौर पर देखता है। लिहाजा सऊदी अरब की कोशिश रहती है कि ये दोनों देश, मतलब ईरान और इराक, इस हद तक ताकतवर न हो जो उसके लिए खतरा बन सकें। ऐसे में इजराइल इन तीनों देशों को खुद के लिए वरदान मानता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।